नमस्कार विद्यार्थियों, मैं श्री राम नायक, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय श्री डोंगरगढ़ से आपके बीच आज सिंधु सभ्यता का जो नगर नियोजन है उसका जो द्वितीय भाग है उसके बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। हमने इससे पहले सिंधु सभ्यता जो है उसका भाग प्रथम जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं और हम पढ़ चुके हैं कि सिंधु सभ्यता में किस प्रकार से सड़कों की व्यवस्थाएं हुआ करती थी, किस प्रकार से सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो अपने नगर वगैरह बसाया करते थे और नदियों के किनारे ही नगर क्यों बसे होते थे और नदियों के किनारे नगर क्यों बसे हुआ करते थे। और नगरों के जो दो भाग है हमने देखा, गढ़ी और नगर की हमने वहाँ बात की थी। और एक नगर धोलावीरा जो है वो 3 भागों में भी बंटा था और कालीबंगा जो है उसमें हमने देखा था कि दुर्ग का द्विभागीकरण भी हुआ था। और मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा ये जो नगर थे, इन नगरों में हमने देखा कि सुरक्षा की प्राचीर बनी हुई हुआ करती थी, दुर्ग के अलग और नगर के अलग। जबकि लोथल और बनवाली में हमने देखा था कि एक ही प्राचीर बनी हुई थी दुर्ग और नगर के चारों तरफ। तो ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उससे आगे हम लोग बात कर रहे हैं। जो सड़कें जो थी, सड़कों के बारे में हम लोग वहाँ बात कर चुके थे। और अब आप देखो कि सड़कों की हमने बात की और सड़कें जो थी एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी और सड़कें काफ़ी चौड़ी हुआ करती थी और मुख्य सड़क के अलावा अन्य जो सड़कें थी उनकी चौड़ाई अपेक्षाकृत कम हुआ करती थी। अब यहाँ हम देखते हैं सड़कों के किनारे हम देखते हैं कि नालियाँ बनी हुई होती थी और नालियाँ अधिकांशतः पक्की हुआ करती थी। जबकि आप देखो कि सड़कें कैसी है, सड़कें कच्ची है, जबकि नालियाँ अधिकांशतः क्या है, पक्की ईंटों की बनी हुई हुआ करती थी। और ये जो नालियाँ हैं इन नालियों को ढका हुआ रखा जाता था। और आप देखेंगे नालियों को ढका हुआ क्यों रखा जाता था, तो ये भी सिंधु सभ्यता के लोगों की बुद्धिमत्ता को बताता है कि यदि नालियाँ खुली रहेगी तो क्या होगा, नालियाँ खुली रहेगी तो दुर्गंध वगैरह आएगी, जो रोग वगैरह हैं रोग फैलेंगे। और सड़कें कच्ची होने के कारण नालियों में क्या है कि मिट्टी वगैरह गिरती रहेगी, इसके कारण नालियाँ क्या हो सकती है, अवरुद्ध हो सकती है। और नालियों के अवरुद्ध होने से जल निकासी की जो व्यवस्था है वो प्रभावित हो जाएगी और क्या होगा कि जो पानी है, पानी एकत्र होने से जो सड़कें हैं वो टूट जाएगी। इस कारण ये नालियों को ढका हुआ रखते थे। और दूसरी बात, नालियों के बीच बीच में गड्ढे बने हुए होते थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नालियों के बीच में गड्ढे क्यों बने हुए होते थे, तो आप देखो कि नालियों के बीच में गड्ढे इसलिए बनाते थे ताकि नालियों में कोई कंकड़ पत्थर वगैरह यदि आ गया है तो वो क्या होगा, वो उन गड्ढों में गिर जाएगा। तो जिससे क्या होगा, जल का जो प्रवाह है, गंदे जल का जो प्रवाह है या बरसाती जल का जो प्रवाह है वो अवरुद्ध नहीं होगा और जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से चला जाएगा। दूसरी बात, इन नालियों में हम देखते हैं कि ढलान का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता था ताकि पानी का जो प्रवाह है वो गतिमान रहे, थोड़ा तेज़ गति से जो जल है वो बहता रहे। जबकि आज की जब हम नालियाँ देखते हैं तो आप देखोगे नालियाँ अधिकांशतः कैसी मिलती है आपको, नालियाँ अधिकांशतः तो पक्की मिलती है, लेकिन नालियों को ढका हुआ नहीं रखा जाता है। तो क्या है कि पानी बाहर बिखरा रहता है अपने आसपास। अब देखो आप नियमित रूप से उसकी क्या है, सफाई वगैरह नहीं होती है,
जबकि सिंधु सभ्यता के लोग अपनी स्वच्छता के लिए जाने जाते थे और वो नालियों की क्या है, नियमित रूप से सफाई भी किया करते थे। और दूसरी बात, जो गड्ढे की जो बात है, तो आप देखो कि हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी ये जो गड्ढे वाली बात है इसको हमें भी अपनाना चाहिए, ताकि कोई भी पत्थर वगैरह है, अभी तो नालियों के अवरुद्ध होने की जो बड़ी समस्या जो है वो किसके कारण है, पॉलीथीन के कारण है, प्लास्टिक के कारण है। तो आप देखो जो पॉलीथीन की थैलियाँ हैं ये नालियों में आ जाती है, जिसके कारण क्या है, पानी बहता रहता है ना। तो हमें भी इस प्रकार से गड्ढे वगैरह अब भी क्या है हम अपना सकते हैं। तो आप देखो कि बहुत सारे जो लोग हैं जब वो नालियों का निर्माण वगैरह करवाते हैं, वो देखो चैम्बर बनवाते हैं बीच में, लेकिन जो चैम्बर है, चैम्बर गहरा नहीं होता है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं चैम्बर वगैरह जो बने होते थे वो काफ़ी गहरे हुआ करते थे। कहीं कहीं हम अभी भी देखते हैं कि नालियों के बीच में गहरे चैम्बर वगैरह बनाए जाते हैं। तो आप देखो कि उस ज़माने में जो लोग हैं, लोग क्या करते थे, नालियों के बीच में जो गड्ढे वगैरह हैं एक प्रकार से चैम्बर हुआ करते थे ये। तो बाद में क्या है कि यहाँ वो पॉइंट वगैरह उनको ध्यान होते थे, तो वहाँ से वो आसानी से क्या करते थे, साफ़ सफाई वगैरह कर लेते थे। दूसरी बात, अब जो नालियाँ हैं, नालियाँ घरों से निकलने के बाद में मुख्य सड़क के किनारे किनारे जो नालियाँ लगी होती थी उनसे वो मिल जाया करते थे। तो इस प्रकार से सड़कों के किनारे किनारे नालियों का भी क्या है, जाल सा बना हुआ रहता था। और सिंधु सभ्यता में हम देखते हैं कि एक तो हमें सामान्य जो भवन हैं वो भी मिलते हैं, और सामान्य भवनों के अलावा हमें कई सार्वजनिक भवन भी मिले हैं। और ये जो सार्वजनिक भवन हैं, जैसे पुरोहित का आवास मिल गया, महास्नानागार मिला है, महाविद्यालय मिला है, अन्नागार मिला है। तो आप देखो कि महास्नानागार की यदि हम बात करें तो ये बात हम मोहनजोदड़ो में देख चुके हैं। तो वहाँ हमें एक बड़ा स्नानागार मिला था, और उस स्नानागार के लिए हमने देखा था कि जो मार्शल जो थे, जॉन मार्शल, उन्होंने उसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। और इसी प्रकार से अन्नागार जो है, अन्नागार तो हमें क्या है, प्रत्येक नगर में मिले हैं। और अन्नागार का मिलना ये बताता है कि लोग क्या थे, अकाल वगैरह के लिए या संकट की जो परिस्थितियां हैं उसके लिए बड़े ही जागरूक हुआ करते थे, ताकि यदि कभी कोई संकट पैदा हो जाए, कभी अकाल वगैरह हो जाए, तो क्या है, अन्नागार के अंदर जो अन्न इकट्ठा है उसका वो प्रयोग आसानी से कर सकते थे। तो ये जो नालियाँ वगैरह है ये क्या बताती है, ये सिंधु सभ्यता के जो लोगों की स्वच्छता के बारे में बताती है। और आज आप देखो कि हमारे देश में अभी भी हम स्वच्छता मिशन चला रहे हैं। तो स्वच्छता मिशन चलाने का मतलब क्या है कि लोग अपनी स्वच्छता के लिए जागरूक नहीं हैं। और आप देखो कि आज 21वीं सदी के भारत में भी लोगों को कहना पड़ रहा है कि आप अपने आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा रखें। मतलब ये है कि हम कितने अज्ञानी लोग हैं कि हमें खुद को इस बात का भान नहीं है, हमें खुद को इस बात का ज्ञान नहीं है कि हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। जबकि हमें सरकार कह रही है कि साफ़ सुथरा रहो, राज्य सरकारें कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि भाई आपको साफ़ सुथरा रहना चाहिए। कितनी गलत बात है ये। हालांकि वीडियो देखने वाले या सुनने वाले आप लोग तो क्या स्वच्छ रहते होंगे, आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं। अब क्या कोई ऐसा स्थान भी है सिंधु सभ्यता में जहाँ सार्वजनिक जो जल निकासी व्यवस्था है उसका हमें अभाव मिलता है? हाँ, एक तो कालीबंगा और एक बनवाली। जो कालीबंगा है उसकी बात हम कर चुके हैं, वो हमारे राजस्थान में ही है, हनुमानगढ़ ज़िले में। और बनवाली जो है ये हमें मिलता है कहाँ, हरियाणा के अंदर। तो यहाँ भी जो सार्वजनिक जल निकासी व्यवस्था है उसका हमें अभाव मिलता है। हालांकि कालीबंगा के अंदर हमें लकड़ी का बना हुआ पाइप मिलता है। तो लकड़ी का बना हुआ हमें एक पाइप मिलता है, तो वो हो सकता है कि छत के पानी को नीचे उतारने में काम में लिया गया हो, या किसी घर से बाहर
जल को निकालने में काम में लिया गया हो, लेकिन विस्तृत स्तर पर बड़े पैमाने पर जो अन्य नगरों में जो नालियों की व्यवस्था या नालियों का जाल जो हम देखते हैं वो हमें कालीबंगा में देखने को नहीं मिलता है, और न ही बनवाली में इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती है। तो ये हमने बात की यहाँ आपके जल निकासी की, और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता में मकानों का जो निर्माण है, मकानों का निर्माण ईंटों से किया जाता था, और मकानों का निर्माण ईंटों से किया जाता था। और हम देखते हैं कि जो ईंटें हैं, ईंटें धूप में पकाई जाती थी, धूप में पका करके ईंटों का निर्माण, मकानों का निर्माण किया जाता था, भवनों का निर्माण किया जाता था। और हम देखते हैं कि कालीबंगा जो है, कालीबंगा में अधिकांशतः जो निर्माण है वो कच्ची ईंटों से हुआ है, और अधिकांशतः निर्माण कच्ची ईंटों से होने के कारण ही कालीबंगा जो है उसको दीनहीन बस्ती कहा जाता है। तो यहाँ कच्ची ईंटों से अधिकांशतः निर्माण हुआ, इसी कारण ये क्या है, दीनहीन बस्ती है। और जो ईंटें हैं, ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात है वो हमें निश्चित मिलता है 4:2:1 में हमें इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मिलती है। और इसके अलावा यदि हम नगर नियोजन में बात करें तो आप देखो कि जो भवन वगैरह हुआ करते थे, भवनों में क्या है, सौंदर्य के स्थान पर या सुंदरता के स्थान पर उपयोगिता को बल दिया जाता था कि लोग इतने सुंदरता को इतना महत्व नहीं देते थे जैसे आजकल के मकानों में हमें देखने को मिलता है। जबकि कालीबंगा में ऐसा नहीं है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल यदि हम लें तो आप देखो सीढ़ियाँ, देखो आप तो मकान की जो सीढ़ियाँ देखें तो आज हम देखते हैं कि सीढ़ियों के बीच जो गैप है वो हमें 6 इंच 7 इंच ऐसा हमें गैप मिलता है। लेकिन वहाँ सिंधु के स्थलों को यदि हम देखें तो वहाँ आप देखो कि पेड़ जो 2 सीढ़ियाँ हैं उनके बीच में 1 फीट या 1.5 फीट का गैप मिलता है। तो उनका जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल क्लियर था कि भाई जो सीढ़ियाँ वो केवल क्या चढ़ने के काम आ रही है। तो और दूसरा, उस समय जो लोग हैं वो बलिष्ठ भी हुआ करते थे, मजबूत भी थे। अभी जैसे कोई मोटापे की वगैरह जो समस्या है वो नहीं थी उनके। तो ये जो मोटापे वगैरह की जो समस्या है ये आप देखो कि अनियंत्रित जीवन शैली के कारण ये समस्याएं आई है। तो लोग बाग जो थे उनका जो दृष्टिकोण है वो उपयोगितावादी था। दूसरा, हमने एक बात की कि लोग बाग जो थे वो मुख्य जो द्वार है वो सड़क की तरफ नहीं रखते थे, गली की तरफ रखते थे। तो ये भी आप देखो। और अभी जो मकान है हमें सारे के सारे कहाँ मिलते हैं, सारे के सारे मकान जो हैं हमें मुख्य सड़क की तरफ खुलते ही दिखाई देते हैं। तो वो भी उनके उपयोगितावादी दृष्टिकोण को बताता है कि भाई उपयोगितावादी है कि सड़कें कच्ची है, इसके कारण जो धूल मिट्टी वगैरह है वो अंदर नहीं आएगी। तो ये भी इनके उपयोगितावादी दृष्टिकोण को बता रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने ये बात की कि सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से रहा करते थे, और उनका जो नगर नियोजन है, टाउन प्लानिंग जो है वो गजब का था, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने नगरों का न केवल निर्माण किया बल्कि नगरों को अच्छे तरीके से उन्होंने बसाया भी था। तो ये आज हमने सिंधु सभ्यता की जो बसावट है उसको हमने देखा, और जो नगर नियोजन हमारा टॉपिक है ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। और आगे के जो वीडियो हैं उसमें हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ हम कोई नई चर्चा फिर करेंगे।